नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर पीएम मोदी शुक्रवार को चुनावी राज्यों में तूफानी दौरे पर हैं, जहां वो ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बीजेपी के लिए हुंकार भरेंगे। प्रधानमंत्री आज अल्मोड़ा में दोपहर 12 बजे चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी यूपी के कासगंज में बीजेपी कैंडिडेट्स के पक्ष में रैली को संबोधित करेंगे। कासगंज में किसी प्रधानमंत्री का 53 साल बाद यह दौरा होने जा रहा है। इससे पहले 1959 में विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कासगंज आई थी। पीएम मोदी कासगंज के पटियाली से यूपी और दूसरे चुनावी राज्यों तक संदेश देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थक उत्साहित हैं। यूपी के कासगंज में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। पीएम मोदी की रैली जहां है, वहां से एटा जिले की सीमाएं भी लगती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री कासगंज की 3 और एटा की 4 विधानसभा सीटों से जनता को संदेश देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार दोपहर को पटियाला क्षेत्र के दरियाबागंज में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जनसभा करेंगे। मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। जिला प्रशासन के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 2:25 पर हेलीकॉप्टर से सभा स्थल के पास हेलीपैड पर उतरेंगे। 2:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे। इसके बाद वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 3:15 पर वो वापस हेलीपैड पहुंचेंगे और तकरीबन 3:20 पर हेलीकॉप्टर से वो वापस प्रस्थान करेंगे। आपको बता दें कि 14 फरवरी को यूपी में 55 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। वहीं उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर मतदान होना है। तो आज एक बार फिर रैलियों का शुक्रवार रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग जिलों में जनसभा को संबोधित कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश, दोनों राज्यों में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि एक बार कैसे फिर भारतीय जनता पार्टी खुद को सत्ता में वापसी दिलाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक वर्चुअल रैली करते हुए नजर आ रहे थे, ऐसे में अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जगहों पर पहुंचकर सीधा संवाद करते हुए नजर आएंगे, इससे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो या उत्तराखंड विधानसभा चुनाव हो, तमाम जगहों पर जो मतदाता हैं उनके रुझानों में परिवर्तन होने की भी उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कासगंज जाएंगे। आपको बता दें कि तकरीबन 59 साल बाद किसी प्रधानमंत्री का कासगंज का ये दौरा है। अब से पहले इंदिरा गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री जब थीं तब उन्होंने कासगंज का दौरा किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार कासगंज जाकर इस संदेश को देना चाह रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी के हर जिले के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि पहले चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर कल उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ 58 सीटों पर और अब 14 फरवरी को 55 सीटों पर मतदान है। तो वहीं उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। रुक करते हैं अब आगे अगली खबर का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2022 पर जवाब देते हुए कहा कि इस देश में 44 यूनिकॉर्न की पहचान की गई है। उन्होंने दौलत पैदा की है। वो भारत की प्रतिभा और इनोवेशन के बारे में बता रहे हैं। ये 2020 और 2021 के बीच हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में 2020 और 21 में 44 यूनिकॉर्न बने, ये अमृतकाल का ही संकेत है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2020-21 में कोविड-19 की वजह से जीडीपी में 9.57 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई। शहरों में बेरोजगारी घटकर कोरोना महामारी से पहले के स्तर पर आ गई है। सीतारमण ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में इस विपक्षी पार्टी के कारण ही अंधकाल था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में लोगों के वित्तीय समावेश और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अमृतकाल की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।
सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार देश को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए के अंधकाल से अमृतकाल में ले जाने का प्रयास कर रही है। बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने आरोप लगाया था कि सरकार भले ही अमृतकाल की बात कर रही हो, लेकिन असल में इस सरकार के तहत यह अंधकाल है। तो आपको बता दें कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र को लेकर और बजट को लेकर राज्यसभा में भी जवाब दिया और इसको लेकर साफ तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार के अंदर देश का आर्थिक विकास बड़ी तेज गति से हुआ है। कोरोना महामारी के कारण विश्व के तमाम देशों में जो है आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है, लेकिन जिस तरीके से भारत तेज गति से इन संकटों से उबर रहा है, ये निश्चित तौर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का ही एक तरीके से परिणाम है। और इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस जब शासन में थी तब वो देश के लिए एक अंधकाल था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का आर्थिक विकास करते हुए देश को स्वर्णिम काल की ओर, अमृत काल की ओर ले जाया जा रहा है। रुक करते इस वक्त एक बड़ी खबर का, जो हिजाब विवाद को लेकर सामने आ रहा है। जहां सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद को लेकर सुनवाई चल रही थी, वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार। बड़ी खबर इस वक्त की, उचित समय आने पर करेंगे सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको देते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें सबके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं कि हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया। आपको बता दें कि कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल की तरफ से इसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर तत्काल सुनवाई जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि कोर्ट का काम जो है सबके संवैधानिक हितों की रक्षा करना है और इसीलिए जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इनकार कर दिया है। तो हिजाब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा निर्णय जो निकलकर सामने आ रहा है, जिसपे उचित समय आने पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की बात कही और कोर्ट ने साफ कहा है कि हमें सबके संवैधानिक हितों की रक्षा करनी है और इसके लिए समय लगता है। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है और कहा है कि उचित समय आने पर इस पर सुनवाई करेंगे। तो निश्चित तौर पर यह बड़ी जानकारी जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें सबके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी है। आपको बता दें कि हिजाब विवाद में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने धार्मिक कपड़ों पर पाबंदी लगाई थी, जिसको लेकर भी एक याचिका दायर की गई। लेकिन इससे पहले कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी और अब जो है इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उचित समय आने पर इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, क्योंकि कोर्ट का काम सबके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कर्नाटक में एक कॉलेज से यह पूरा विवाद शुरू हुआ, जहां हिजाब पहनने को लेकर कॉलेज प्रशासन ने बैन लगाया और उसके बाद मुस्लिम जो छात्राएं हैं वो हिजाब पहनकर जब कॉलेज परिसर में घुसने की कोशिश कर रही थी, तब दूसरे पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने भगवा गमछा और भगवे टोपी के जरिए तमाम जो लड़कियां हैं उनके सामने आपत्ति जताई और इस पूरे विवाद की आग धीरे धीरे कर्नाटक से होते हुए
पूरे देश में फैलती हुई नजर आई। उत्तर प्रदेश जो कि चुनावी राज्य है, यहां भी हिजाब का ये विवाद जो है पूरी तरीके से फैलता हुआ नजर आया और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इसमें कूद पड़े। अब इस पूरे मामले को लेकर जब कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक जो है किसी भी प्रकार के धार्मिक पोशाक को पहनने को लेकर साफ तौर से मनाही जो है एक तरीके से जारी कर दी। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की और तमाम पक्षों के लोगों की है। और इस मामले को लेकर आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर जल्द सुनवाई नहीं हो सकती है। तो इस पूरे विवाद को लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता दीप्ति सिंह जी जुड़ रही हैं। दीप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को देखती हैं, क्योंकि सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर अब टिकी हुई थी इस पूरे विवाद को लेकर, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अभी तक सुनवाई की है, ऐसे में कल जब कपिल सिब्बल ने याचिका दाखिल की थी तो उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ बड़ा फैसला सुना सकता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस पर समय मांगता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से आप इसे देख रही हैं? जी देखिए, ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा किसी एक व्यक्ति या एक कौम का नहीं है, बल्कि एक यूनिफॉर्म के ऊपर बात उठाई गई है। और ये विवाद ऐसा है क्योंकि अगर इस तरीके की स्वतंत्रता दी जाती है अपने तरीके से यूनिफॉर्म में चेंजेस करने की और पहनने की, तो कई और भी हैं हमारे देश में जो अपने तरीके से अपने यूनिफॉर्म को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए एक दिन में इसके ऊपर फैसला सुनाना या स्थगन देना, किसी भी तरीके के फैसले पे पहुंच पाना आसान नहीं था। तो संभवतः उन्होंने भी कुछ सोचा होगा और कुछ कमेटियां बैठेंगी इसके ऊपर, जिसके ऊपर हर स्टेट से कुछ इस पे इनका अपने सर्वे कराएंगे और सर्वे कराने के बाद ही शायद इसके ऊपर कोई एक नतीजे तक पहुंचा जाएगा। क्योंकि जी दीप्ति जी, जिस तरीके से कर्नाटक हाईकोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई की तो पहले सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को एक बड़ी बेंच को भेजा। जब बड़ा बेंच इस पे सुनवाई करता है तो उसने कहा है कि सोमवार को जब सुनवाई होगी तब तक जो है कोई भी धार्मिक पोशाक न पहने, इसको लेकर उन्होंने टिप्पणी की। क्या सुप्रीम कोर्ट इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए आज इस फैसले पर पहुंचा कि कर्नाटक हाईकोर्ट में तो अभी इस मामले की सुनवाई पूरी हुई ही नहीं है, कोई ऑर्डर कोई आदेश आया ही नहीं है, इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई करने से मना कर दिया? जी, टेक्निकलिटीज यही होता है, अपील में ही आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या सीधे मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि कस्टोडियन होता है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए, तो इसके लिए हम सीधा भी जा सकते हैं। तो इसमें अभी हम लोगों को ये याचिका इतनी क्लियर नहीं है कि अपील में गए हैं कि सीधे सीधे इन्होंने पीआईएल डाला है, क्योंकि जो पीआईएल है उसके ऊपर इतनी जल्दी तो बात तो फैसला तो सुनाया नहीं जा सकता। और अगर ये अपील में है तो सही बात है कि और इसीलिए सीजीआई ने कहा है कि जब ऑर्डर ही नहीं आया है तो इसको चुनौती कैसे दी जा रही है? जी एक्चुअली यहीं पे टेक्निकलिटीज आती हैं कि जब तक नीचे हाईकोर्ट से वहां के जो लोकल हाईकोर्ट है कर्नाटका के, वहां से जब तक कोई क्लियर वहां वर्जन नहीं आ जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना अभी कोई भी फैसला सुनाने में सक्षम भी नहीं है, क्योंकि उनका वर्डिक्ट्स भी देखना जरूरी है और उसके बाद ही इसके ऊपर किसी तरीके के। अच्छा, एक और बड़ा महत्वपूर्ण टिप्पणी जो आज सीजीआई रमन्ना ने की है, उन्होंने कहा है कि हम मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जी और ये जो पूरा विवाद है वो कहीं ना कहीं, जहां तक मेरी समझ है, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के ऊपर इस बात को छोड़ेगा कि वो किस तरीके से इस पूरे फैसले को लेकर सुनवाई करती है इस मामले को लेकर, और उसके बाद अगर उससे कोई पक्ष असंतुष्ट होगा तब उसका स्वागत किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और फिर इस पर शायद सुनवाई होगी? बहुत हद तक आप सही हैं, लेकिन इसमें कुछ छोटी मोटी क्लैरिटी की जरूरत है। देखिए, मौलिक अधिकारों में एक समानता के अधिकार में ये है कि आप अपने हिसाब से, आपको पूरी स्वतंत्रता है अपने ड्रेसअप करने के, अपने तैयार होने के, धर्म को अपनाने के। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बात आती है, जब हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं, यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी प्रेमाइसेस में स्कूल के अंदर आते हैं जहाँ की आपके प्रेमाइसेस के अंदर आने के दायरे हैं कि आप इसी तरीके के पर्टिकुलर कपड़े में आ सकते हैं, इस तरीके से ही आपके बाल हो सकते हैं,
तो जैसे हम लोग भी कोर्ट में जाते हैं तो हमारा यूनिफॉर्म है, हम ऐसे नहीं जा सकते कि हम यहाँ पे कोई भी कपड़ा अपने तरीके से, क्योंकि समानता का अधिकार है या आपको मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, ऑफ कोर्स इस पे आपके इसमें कोई इंफ्रिंजमेंट नहीं है। लेकिन जब हम आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं उस वक्त आप यूनिफॉर्म को के ऊपर भी आप कहीं ना कहीं अपनी सहमति जताते हैं कि आप स्कूल के यूनिफॉर्म में ही आएंगे और आप इस तरीके की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करेंगे। यहाँ पे बात आती है कि आप इसमें आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो कैसे हुआ है ना, ये बहुत समझने वाली बात है। और इसलिए एक दिन में इसमें ना तो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकती है और ना ही हमारे हाई कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई वर्जन आज के अगर पूरे जजमेंट में हम उन पॉइंट्स को देखें जो सीजे रमन्ना ने कहा है, उनमें उन्होंने साफ तौर पर हिजाब विवाद पर जो है 3 बड़ी, अगर मैं समझता हूं जो टिप्पणियां की है, उन्होंने कहा है कि साफ तौर से कि ये हमें सबके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उचित समय आने पर हम इसमें दखल देंगे। तो वो उचित समय क्या होगा, जरा ये भी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। देखिए, अभी तक सिर्फ एक स्टेट में एक पर्टिकुलर स्कूल या इंस्टीट्यूट्स की तरफ से बात उठाई जा रही है, तो इस चीज को भी हम लोगों को देखना होगा कि क्या इस तरीके के नॉर्मल सारे इंस्टीट्यूट्स में ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं जहां पे यूनिफॉर्म को लेकर विवाद है, या यहाँ एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात है। तो अगर कोई, जैसे मौलिक अधिकारों का मतलब ये होता है कि ये नागरिकों को प्रदत्त है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए समान है। कहीं आपका मौलिक अधिकार मेरे मौलिक अधिकार का तो हनन नहीं कर रहा है। इस बात का ध्यान रखना भी सुप्रीम कोर्ट का ही काम है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इस फंडामेंटल राइट के को एक का ही हम किसी का संरक्षण नहीं कर सकते ना। हमारे यहाँ बहुत कौम है, बहुत तरीके की संस्कृति है, कहते हैं अनेकता में एकता, हमारे देश को हमारी पहचान एक तरीके की। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ आपसे और जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि मद्रास हाईकोर्ट ने इस पूरे विवाद को लेकर चिंता जताई है और कोर्ट ने पूछा है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, राष्ट्रीय धर्म। यह टिप्पणी है मद्रास हाईकोर्ट की। इसको आप कैसे देख रही हैं? और एक थोड़ा फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन हो सकता है ये, पर जिस तरीके से ये पूरा विवाद अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और न केवल कर्नाटक बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इसको लेकर अब मांग जो उठती हुई सामने नजर आई है, क्या आने वाले समय में, आने वाले दिनों में ये एक हिस्टोरिक जजमेंट हो सकता है? ये हिस्टोरिक जजमेंट हो सकता है, क्योंकि देखिए ये यूनिफॉर्म को लेकर बात होती है। जैसे ही हम यूनिवर्सिटीज में पहुंचते हैं तो वहां पे आप ड्रेसेस को लेके आपको पूरा फ्रीडम होता है, लेकिन अगर हम स्कूल में हैं, 10th 11th 12th के हैं, तो वहां पे स्कूल के यूनिफॉर्म के और उसके रूल रेगुलेशंस के अंदर ही हमें चलना होता है। तो अगर ये विवाद उठा है तो हिंदुस्तान को हम लोग कहते हैं विविधता से भरा हुआ देश है। यहाँ पे हर एक स्टेट का अपना एक पर्टिकुलर ड्रेस है, पहनावा है, हर एक धर्म का अपना एक पहनावा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी बातें आती है, जैसे पंजाबियों का टर्बन जो है, पगड़ी जो है, वो पहनते हैं, तो वो पहनने की जब इजाजत हो सकती है, तो एक दूसरा कौम का यही डिमांड है कि अगर आपके क्रिश्चियंस, हमारे जो नन होते हैं, वो भी एक तरह से हिजाब पहनते हैं, और ये सब पहनने की अगर इजाजत है तो हमें फिर क्यों नहीं हो सकती। अब इस वजह से आप ये देखिए कि क्या हिंदुस्तान के एक पर्टिकुलर स्टेट से उठाए सवालों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आज के आज फैसला सुना सकती है, या जरूरत है कि सारे स्टेट्स के साथ सर्वे कराया जाए और वहां के पर्टिकुलर ड्रेसेस को लेकर एक लिमिट भर का एक जो फ्रीडम होता है मौलिक अधिकारों में, वो दिया जा सकता है। मैं फ्यूचरिस्टिक ही आपको आंसर दे रही हूँ, ये आज की बात तो है नहीं। हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में आपको मानकर चलना पड़ेगा कि डायनामिक्स है हर स्टेट्स के, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि ऐसा फैसला कभी आए कि जिस स्टेट का जैसा पहनावा है उसके अकॉर्डिंग इतनी स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति जी आपका मेरे साथ जुड़कर जो तमाम महत्वपूर्ण पक्ष हैं वो साफ तौर पर हमारे दर्शकों को सामने रखने के लिए। हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला आने तक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे कि शांति कायम रहे और स्कूलों को दोबारा खुलने पर कोई अप्रिय घटना ना हो। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान दिए बिना शांति बनाए रखें। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है बसवराज बोम्मई ने। All my school and college campuses are and our students have behaved very well since last 2 days, very well, and I thank them for their restraint.
Now the matter had been to single judge. Now today, 3-member judge headed by our Honorable CJ of High Court, Karnataka High Court, has heard the matter, and they have passed an order that they are going to hear the case day by day, day to day basis, and they have appealed all the stakeholders not to precipitate the matter, and they have said that all the schools can open, colleges can open, but no religious dress code should be followed from both the sides, not one side, from both the sides. And I think the High Court 3-member bench has shown its intent to have a peaceful atmosphere to do the proceedings and give a judgment in this case. Since there is last 2 days there is no incident, we want incident free in future also. So I want the cooperation of the media in this case, and we'll all work together. And we have taken a decision in a meeting now that up to 10th standard the schools will be open on Monday, and looking into the situation as a second stage we will decide about 11th, 12th standard and other degree colleges. कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब को लेकर अब राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो सीधे तौर पर इसे कांग्रेस की साजिश बताया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। कुछ लोग चुनावों के समय अलग अलग प्रयोग करते हैं, वातावरण खराब करने का काम करते हैं, जो मुद्दे नहीं होते उनको मुद्दे बनाने का काम करते हैं। आखिरकार देश भर के स्कूलों में, कॉलेजेस में यूनिफॉर्म होती है, तो जहां पर जो रूल है वो रहना चाहिए। लेकिन चुनाव के समय आप याद कीजिए 2014 के बाद 2022 तक विपक्ष, विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी, ये हजम नहीं कर पाई कि नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ कैसे देश के 2 बार प्रधानमंत्री बन गए। और हर बार चुनाव से पहले वो कोई ना कोई नया एजेंडा लेकर आते हैं और चुनाव के बाद टाई फिस हो जाता है। चाहे राफेल की बात हो, सीए की बात हो, बाकी पहले के विषय उठाए हों, ये चुनाव के समय गड़बड़ाते हैं। शाहीन बाग हो, ये चुनाव के समय कांग्रेस उछालती है और विपक्षी दल उसके बाद शांत हो जाते हैं। कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब को लेकर शुरू हुए बवाल की आंच दिल्ली तक पहुंच चुकी है। संघ विचारक इंद्रेश कुमार ने कहा है कि हिजाब के बहाने हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। क्या कहा है इंद्रेश कुमार ने, जरा आप भी सुनिए। कुछ चंद कट्टरपंथियों ने एक मुस्लिम बेटी मुस्कान खान, जो सदा जीन में रहती है, उनके साथ और का दुरुपयोग करके हिंदुस्तान को बदनाम करने और इस्लाम को दागदार बनाने का धंधा किया। असलियत सामने है, फोटो भी सामने है। इससे ये सिद्ध हो रहा है, एक तरफ कट्टरपंथी बेटियों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं, दूसरी ओर उनके भविष्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं सारे मीडिया हाउस को कहूँगा कि इस असलियत को दुनिया के सामने रखें, ताकि कट्टरपंथी चेहरे बेनकाब हों। आज सैकड़ों हजारों मुसलमानों के शर्मिंदा हैं इस नाम पर संदेश आए, फ़ोन आए कि हमारी बेटियों का कट्टरपंथी कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं। और उनका इसी के नाम पर आया कि कट्टरपंथी कैसे मजहबी सेंटीमेंट भड़काकर इस देश का सद्भाव और भाईचारा बिगाड़ने का। हिजाब विवाद को लेकर बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा कि स्कूल के अंदर किसी को भी फ्रीडम नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हिजाब के पीछे सोची समझी साजिश है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। हिजाब पहनना नहीं पहनना उनका प्राइवेट इशू है, बट स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए।
स्कूल में यूनिफॉर्म के बिना दूसरा पहन नहीं सकता। यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म है। बाहर घर में क्या पहनता है, कल प्रियंका दीदी ने ट्वीट किया थी उनका ट्वीट में क्या पहनना ये फ्रीडम है, ऐसा ट्वीट किया है। सही है, फ्रीडम है, बट स्कूल में फ्रीडम नहीं चलेगा। स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए। कोर्ट में भी यूनिफॉर्म है, मिलिट्री में भी यूनिफॉर्म है, पुलिस में भी यूनिफॉर्म है, स्कूल में भी, स्कूल कॉलेज में भी ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म होना चाहिए। बिकिनी पहन करके स्कूल और कॉलेज जा सकते हैं क्या? बिकिनी यूनिफॉर्म है तो जा सकता है। बिकिनी पहन करके स्विमिंग पूल जा सकता है, बट स्कूल जा नहीं सकता। मुझे लगता है प्रियंका दीदी के समझेंगे। अभी तक स्कूल में यूनिफॉर्म चलता था, हिजाब बुर्का नहीं पहनकर नहीं आता था। एक हफ्ते से यूनिफॉर्म चेंज करके हिजाब पहन करके आने का शुरू किया। उसके पीछे मसलत है, उसके पीछे कैंपस फ्रंट भी है, साथ साथ कांग्रेस भी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला FM न्यूज़ पर लगातार जारी है।